हाँ जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स? Microeconomics is a branch of economics that study the behavior and the decision making process of individual economic unit. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे, इकोनॉमिक्स यानी कि मनी की जो है उसकी हम मनी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? जो स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हैं उनकी स्टडी करना, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना कि वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो अपनी फर्म के डिसीजंस कैसे लेते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन क्या है? सप्लाई एंड डिमांड, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये सारे चैप्टर्स होंगे आपको आगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है अब? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, प्रिंसिपल और मेथड्स टू टेक डिसीजन प्रोसेस विद इन द बिजनेस। यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स का यूज करके, इकोनॉमिक्स के मेथड को यूज करके हमने क्या करना है? अपने बिजनेस को रन करना है, बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आना है। ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके की फीचर्स क्या होंगे? डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, डिमांड को कैसे एनालाइज करना है, कितनी डिमांड हो रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस सबको फोरकास्ट करना। प्रोडक्शन एंड कोस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन देखना, कोस्ट देखना कि कम से कम हमारी कोस्ट हो और प्रोडक्शन भी अच्छी हो और क्वालिटी प्रोडक्शन हो। प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइस डिसाइड करना प्रोडक्ट का कि मार्केट उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो और मार्केट भी उसको एक्सेप्ट कर सके। प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट को मैनेज करना कि प्रॉफिट क्या है, कितना होना चाहिए। ठीक है, कोस्ट आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज नई नई उसको ग्रैब करना। कैपिटल बजटिंग, जितना भी हमारे पास कैपिटल है, जितना भी एक शेयर होल्डर या शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका कैपिटल को सही जगह पे लगाना ताकि हमें क्या हो? मैक्सिमम रिटर्न आए। रिस्क एनालिसिस करना, जो भी रिस्क आ रहे हैं, अगर मार्केट में कोई मार्केट रिस्क आ रहा है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल रिस्क आ रहा है, कोई लॉ की वजह से पॉलिटिकल रिस्क आ रहा है, ठीक है, इन सब रिस्क को एनालाइज करना था, उसको मैनेज करना ताकि हमारे बिजनेस पे ज्यादा फर्क ना पड़े। मार्केट स्ट्रक्चर एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज, मार्केट का स्ट्रक्चर एनालाइज करना कि कौन सी मार्केट है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है। Behavior economic, integrating insight from psychology to understand, predict how individual and organization make economic decision, इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बिहेवियर कैसा है और डिसीजन कैसे ले सकते हैं। देन अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मींस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मींस क्या है और इसको सेंट्रल प्रॉब्लम आर फेस, इकोनॉमी में मेन प्रॉब्लम कौन सी फेस की जा रही है। इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है? इशू ऑफ स्कार्सिटी, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अनलिमिटेड वांट्स जो है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, तो अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें लिमिटेड रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, ये है सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है? सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि प्रोड्यूस क्या करना है, क्या बनाए ऐसा जो कंज्यूमर को पसंद भी आए, हमारे बजट में भी हो और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें उसको, क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, किन किन चीजों को कंबाइन करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, कहाँ से प्रोड्यूस करना है, कौन सी जगह होगी वो, यानी कि हमारा बिजनेस जो रन कर रहा है वो बिजनेस का जगह, प्लेस कौन सा होगा।
पीपीसी आ गया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कितनी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है उसकी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन कितनी ज्यादा हो सकती है उसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमें क्या दिखाएगा, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये शिफ्ट होती है, शिफ्ट किसकी वजह से होती है, अगर रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो इंक्रीज होंगे तो कर्व क्या होगी, शिफ्ट होगी। अगर इंक्रीज होंगे तो इंक्रीजिंग शिफ्ट होगी, और अगर डिक्रीज होंगे तो डिक्रीजिंग शिफ्ट होगी। देन ये इकोनॉमी दी हुई है, टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, ट्रेडिशनल इकोनॉमी जिसमें सारा का सारा किसका फेवर था, ट्रेडिशन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से चलते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, देन कमांड इकोनॉमी आ गई। कमांड यानी कि कुछ लोगों के हाथ में सारी इकोनॉमी की पावर आ गई, गवर्नमेंट की जो है अथॉरिटाइज के अंदर ही सारी पावर आ गई, वही सारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे, वही सारे इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, वो अभी भी ऐसा ही है। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या है, इसमें प्राइवेट ऑनर्स भी इंक्लूड हो गए, यानी कि सारी मार्केट किसने संभाली, प्राइवेट ने संभाली। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, सबके सब प्राइवेट ऑनर्स हैं वहां पे। मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंक्लूडेड है, लाइक इंडिया, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये एक ही चीज बार बार दी हुई है। हाँ जी, डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट डिमांड एंड ड्राइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा की जाती है, जिस कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करना है, अगर उसके द्वारा डिमांड की जा रही है तो वो कौन सी डिमांड है, वो डायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, जैसे डिमांड ऑफ स्मार्टफोन, जो जिसने पर्सनली यूज के लिए लेना है वही स्मार्टफोन खरीदेगा, तो ये डायरेक्ट डिमांड है। उस खुद वो खुद पर्सन जाके अपना मोबाइल खरीदने की, ठीक है, मोबाइल क्या है, हम खुद खरीदते हैं ना मोस्ट ऑलमोस्ट। ड्राइव डिमांड क्या है, दैट इज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अदर गुड्स और सर्विसेज। ये डायरेक्ट नहीं होते, मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होते, इनको यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। लाइक स्टील, स्टील से सामान बनाया जाता है। लाइक मिल्क, मिल्क से अलग अलग सामान बनाया जाता है। ठीक है, वो हो गए डायराइव डिमांड। ना हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसिंग ऑफ गुड्स ऑन अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का बताना है कि प्राइसिंग इंक्रीज होने से क्या इम्पैक्ट होएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का इंक्रीज होना क्या शो करता है हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज इलास्टिक, consumer are more likely to switch to the substitute when the price of the original good increase। ठीक है, क्या होगा, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का ज्यादा होगा तो वो क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा किस पे, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे। यानी कि अगर टी का प्राइस ज्यादा है तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कॉफी पे, और अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा है तो हम शिफ्ट कर जाएंगे टी पे। नेम सम टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर विल रिस्पॉन्स टू द event of a price change, which may be elasticity or inelasticity. Example of both elasticity or inelasticity goods and services. Elasticity goods and services, these are the product or services where changes in goods led to be significant change in quantity demanded। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या दिखाता है कि प्रोडक्ट में चेंज होना इलास्टिसिटी को चेंज करता है।
ठीक है। लग्जरी गुड में ऐसा नहीं होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्रोडक्ट और सर्विसेज वर चेंज इन गुड्स लेड टू बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस चेंज होने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाती है। देन आगे लग्जरी गुड्स, हाई एंड फैशन आइटम, ठीक है, प्रीमियम क्वालिटीज, नॉन एसेंशियल सर्विसेज लाइक फाइन डाइनिंग, वेकेशन, ठीक है, स्पा ट्रीटमेंट, ये नॉन एसेंशियल है। नॉन ब्रांडेड, मेडिकल हो गया, मेडिसिन हो गया, मेडिटेशन हो गया, क्लोथ्स हो गया। ड्यूरेबल्स में क्या आएगा? अप्लायंसेस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। इन इलास्टिसिटी सर्विसेज में क्या है? वो जिसमें प्राइस के चेंज होने से बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि नेसेसिटी, इसमें चेंज ही नहीं होगा, प्राइस कितने ही बढ़ जाए कितने ही कम हो जाए, मिल्क तो खरीदेंगे ही हम। ठीक है। एडिक्टिव गुड्स, जो एडिक्टिव गुड्स हैं, जिन्होंने सिगरेट लेनी है, अल्कोहल लेनी ही है, तो उनको प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। इमरजेंसी सर्विसेज लाइक मेडिसिन, इनकी भी, अगर कोई बीमार है तो हम सर्विसेज लेंगे ही, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो। यूनिक और निच प्रोडक्ट, ये कौन से? वो टूल्स जो यूनिक हैं, ठीक है, उनके प्राइजेस जो है वो अलग ही होते हैं, तो उनका भी प्राइजेस का कोई भी फैक्ट नहीं पड़ता है। देन मूवमेंट ऑफ डिमांड, मूवमेंट किसकी वजह से होती है डिमांड में? मूवमेंट होती है प्राइस की वजह से। और शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? अदर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट किसकी वजह से होगी? मूवमेंट सिर्फ प्राइस की वजह से होगी। ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर इंक्रीजिंग हो रही है तो अपवर्ड, और अगर डिक्रीजिंग हो रही है तो डाउनवर्ड। और इसी तरह शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग में क्या होगा? प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर की वजह से, ठीक है, चेंज इन अदर फैक्टर कॉज चेंज इन डिमांड, तो क्या है? वो शिफ्टिंग है। ये कॉन्ट्रास्ट और एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक है, अगर तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, नीचे की तरफ आ रहा है तो, नीचे की तरफ आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन। हाँ जी, रीजंस क्या है डिसइक्विलिब्रियम के? प्राइस कंट्रोल। डिसइक्विलिब्रियम क्या है? कि जो डिमांड है वो सप्लाई से मैच नहीं कर रही है। कभी डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, कभी सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है। तो डिसइक्विलिब्रियम के रीजंस क्या हो सकते हैं, किस वजह से आ रहा है? प्राइस कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल करने लग जाए, ठीक है, टैक्स लगा दे या अलग अलग चीजें लगा दे, तो प्राइस कंट्रोल करने लग जाए, उससे क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम आएगा। देन चेंजेस इन डिमांड और सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई ही चेंज हो गई, लोगों ने डिमांड ही शिफ्ट कर दी, लोगों का मन नहीं है वो चीज खरीदने का, या सप्लाई शिफ्ट हो गई, उतना जितना हमने बोला था उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो भी क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाए, कुछ अन मिस हैपनिंग हो जाए, मान लो प्रोडक्शन में आग लग गई, तो ये मिस हैपनिंग हो गई ना, तो प्रोडक्शन सप्लाई क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी उसमें, उस केस में। इंफॉर्मेशन सिंपैथी, इंफॉर्मेशन उनको बायर की सही से नहीं मिल रही, मोर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है पार्टीज से। रेगुलेटरी चेंज, टैक्सेस में चेंज आ गए, ठीक है, जो लॉ थे उसमें चेंजेस आ गए, तो फिर अभी चेंजेस समझने भी टाइम लगेगा, पहले चेंजेस समझे जाएंगे तभी सप्लाई को डिमांड के साथ मैच किया जाएगा। देन व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ रिस्पॉन्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड सर्विसेज टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है, प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर कम हो रही है, अगर कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, तो जैसे भी चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक क्या होता है? खींचना, यानी कि प्राइस को खींचने से डिमांड कितनी खींची जा रही है, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले आ गया इलास्टिसिटी के 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। एक मिनट, इन्होंने 3 ही दिखाए हैं। इक्वल,
देखो, एक होता है 3 ही 5 है, एक होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी में क्या है, यानी कि जितना हम प्राइस को खींचेंगे, ठीक है, या जितना प्राइस को खींच रहे हैं, प्राइस को चाहे थोड़ा खींचो, चाहे मतलब थोड़ा खींच रहे हैं प्राइस को, लेकिन जो डिमांड है वो ड्रास्ट चेंज आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है डिमांड में, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो परफेक्ट इलास्टिसिटी है, यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड पे जो इफेक्ट है वो परफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट इलास्टिसिटी। दैट इज डिफाइंड बाय इंफिनिटी। ठीक है, E इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक आता है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। इन इलास्टिसिटी यानी कि इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस में चेंज करो ना करो डिमांड में चेंज है ही नहीं, प्राइस बढ़ जाए कम हो जाए डिमांड पे कोई भी असर नहीं डाल रहा है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। इसमें क्या होगा, E इज इक्वल टू जीरो, जीरो से इक्वल है, कुछ भी चेंज नहीं है। देन फिर आता है ग्रेटर देन वन। ठीक है, ग्रेटर देन वन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस के थोड़े से चेंज में, मतलब प्राइस का मान लो 1 चेंज हो रहा है, डिमांड का चेंज 3 हो रहा है, तो यानी कि फर्क क्या है दोनों में, थोड़ा ज्यादा है, बढ़ के फर्क है। एक का 2 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि मोर देन वन, मोर देन इलास्टिसिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, देन एक है इक्वल टू वन, इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी, इनकी प्राइस में चेंज 1 का आया और डिमांड में भी चेंज कितने का आया, 1 का ही आया, तो दोनों का क्या है, कांस्टेंट चल रहा है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट इलास्टिसिटी। एक होता है लेस देन वन, यानी कि प्राइस में चेंज किया 1, लेकिन डिमांड में चेंज आया 0.5, चेंज तो आया लेकिन कम आया, तो इसको बोलेंगे लेस देन वन। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हाँ जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली तो सबसे अलग है, मोनोपोली यानी कि एक ही सेलर है, वही सब कुछ सेल कर रहा है और वो कुछ भी प्राइस पे सेल कर सकता है। ठीक है, ओनली वन फर्म डोमिनेट द इंटायर मार्केट, यानी कि एक ही फर्म है जिसका जो सारी मार्केट को डोमिनेट कर रही है, उसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, पूरी मार्केट का प्राइस उसके पास है और वो किसी से कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, वो प्राइस मेकर है। और मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसमें इसमें हाई कंपटीशन है, एक जैसे प्रोडक्ट है लेकिन थोड़े थोड़े हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल सोप, हम सोप की बात करें तो लक्स, पेयर, डव, गोदरेज, लाइफबॉय, डेटोल, सब है तो सोप ही, लेकिन सब में क्या है, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है, सब अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं सबके, तो हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो प्राइस है वो प्राइस टेक करनी है, वो प्राइस सॉरी वो प्राइस मेक करनी है, वो प्राइस टेक करे, क्यों, क्योंकि कंपटीशन में सेम है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर हमने जैसे थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे प्रोडक्ट पे। अब लक्स है, लक्स ज्यादा लोग नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस हाई है। हाँ ठीक है, उसकी मतलब चीज अच्छी है, वो अच्छी चीज देते हैं, क्वालिटी अच्छी हो सकती है उसकी, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है, इस वजह से वो ज्यादा लोग नहीं ले पाते। फिर उन्होंने क्या किया था, 10 रुपए के पाउच, 10 रुपए की लक्स निकाली थी, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिटर से बीट करने के लिए। सब सभी के पास, सभी के प्रोडक्ट लो क्वालिटी के, लो क्वांटिटी के और लो अमाउंट के थे, लेकिन लक्स के नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, कम अमाउंट के प्रोडक्ट निकाले, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोली में तो प्रोडक्ट ही यूनिक होता है। ठीक है, मोनोपोली का प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे हमने अभी सोप की एग्जांपल करी। बैरियर टू एंट्री, मोनोपोली में कोई एंट्री कर ही नहीं सकता, और मोनोपोलिस्टिक में कोई भी एंट्री कर सकता है, बैरियर कम होते हैं। प्राइस सेटिंग, मोनोपोली में प्राइस मेकर है, वो प्राइस बनाता है, और मोनोपोलिस्टिक में प्राइस टेकर है।
उसको जो प्राइस बना बनाया है वही अडॉप्ट कर लेता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मोनोपोली में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो किसी से कुछ भी चार्ज कर सकता है। मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, हाँ ठीक है, मार्जिन पूरा हो जाता है। देन ओलिगोपोली आ गया। ओलिगोपोली मार्केट में क्या है, फ्यू लार्ज फर्म्स, फर्म्स जो है वो लार्ज होती है लेकिन होती फ्यू है, ज्यादा फर्म्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम बोले सिम, हमारी जो सिम है उसकी कंपनीज कितनी है, उसकी कंपनियां, उसकी 3 कंपनियां होंगी गिनती की, आइडिया, वोडाफोन, जियो, है ना, 3 4 कंपनियां ही हैं, बीएसएनएल, ज्यादा कंपनियां नहीं है उसकी। ठीक है, तो इट मीन्स ओलिगोपोली क्या है, फर्म बड़ी बड़ी है, रिलायंस कितनी बड़ी फर्म है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, फ्यू है। ठीक है, फ्यू ही है जो उस चीज में वर्क कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये आप एक बार आज सारा पढ़ लेना, ताकि कल आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो हम कल क्लियर कर सके साथ के साथ। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले आता है लैंड। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट जो लगानी है वो, सबसे पहले आता है लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 हमारे मेन प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया लैंड। लैंड में क्या आ गया, एग्रीकल्चर का लैंड हो गया, ठीक है, कोई फॉरेस्ट का लैंड हो गया, किसी भी तरह का लैंड जहां से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, देन लेबर। लेबर यानी कि वो वर्कफोर्स, वो ह्यूमन बींग्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, दैट इज लेबर, जो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जा रहे हैं। देन आ गया कैपिटल, जितना भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है उन रिसोर्सेज में, जितने भी उन प्रोडक्शन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है अलग अलग तरीके से, उसको बोलेंगे हम कैपिटल। कैपिटल दो तरह से है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या हो गया कि एसिड मशीनरी लेके आना, वो सब फिजिकल में आ गया। और ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया, हमारे पास स्किल लेबर होना। अगर स्किल लेबर है तो वो वेस्टेज जीरो करेगी, तो अपने आप ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। देन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जो उस एबिलिटी जो उस पूरे बिजनेस को रन कर सके, ठीक है, जिसके पास वो सारे फैक्टर्स अवेलेबल हो। ये कर्व्स हैं डिमांड कर्व की, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे सही नहीं है, इंटरनेट से निकाल के सही से इसको चेक करना है, ये बनानी है, ये छोड़ के नहीं आनी है। अब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आ गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बिजनेस इकोनॉमी को। वो कौन से हैं, सोशल फैक्टर, सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, पर्सन किस सोसाइटी में रहता है, कैसे उसके नॉर्म्स हैं, कैसे वो फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो गऊ है उसको माता माना जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, तो अगर कोई बीफ खा रहा है तो हमें वो पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो बीफ की कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो हमें वो पसंद नहीं आएगा। देन टेक्नोलॉजी फैक्टर, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, जहां हम बिजनेस करें वहां की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इफेक्ट डालती है, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा वर्क। देन पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर्स, जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो रूल चेंज कर रही है, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स लगा रही है, टैक्स बढ़ा रही है, टैक्स कम कर रही है, ठीक है, वो सब भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट फैक्टर, कुछ इको फ्रेंडली हो रहा है, ठीक है, या फिर कुछ हमारे मुताबिक नहीं है, कोई ठंडी हवाएं चल रही हैं बट हमारा बिजनेस क्या है, फायर का है, तो वो कैसे वर्क करेगा वहां पे।
ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो फैक्टर है वो भी इफेक्ट करे, कल्चर फैक्टर, हमारा कल्चर, ठीक है, जहाँ के लोग साड़ियां पहनते हैं वहां जीन्स सेल करोगे तो वो नहीं बिकेगी। देन जीडीपी आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ फैक्टर्स आ गए जिसको फोकस करने की बात जरूरी है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट यानी कि टोटल, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई, ठीक है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि वो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, जितना भी फाइनल प्रोडक्ट हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रॉस डोमेस्टिक है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, प्राइस में जनरली हाई होना, इंक्रीज होना। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कंट्री के आउटपुट में इंक्रीज होना, कंट्री का आउटपुट बढ़ना। फिजिकल पॉलिसीज क्या है, टैक्स और सब्सिडीज, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में खर्चा कर रही है वो सब। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, मनी को कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजें यूज की जा रही हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा जो भी मनी को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव चेंजेस लाए जा रहे हैं वो। इंटरनेशनल ट्रेड, जब हम बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल यानी कि बिजनेस कैसे रन कर रहा है, अप डाउन, ग्रोथ स्टेज, वो वाला। इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि इकोनॉमिक्स को, प्रॉफिट को कैसे यूज कर रहे हैं हम, नई अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर रहे हैं। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? जीडीपी कैसे बनेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सी यानी कि कंज्यूमर, ठीक है, कंजप्शन। आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, जितनी भी कंजप्शन हुई उसमें इन्वेस्टमेंट प्लस कर दो, प्लस गवर्नमेंट कर दो, ठीक है, प्लस उसमें से नेट एक्सपोर्ट कर दो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप ये कर दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, जीडीपी निकल आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल आएगा। ये जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया। इन सब के फॉर्मूलाज जो हैं मैंने भेजे भी थे एक बार आपको ग्रुप में, तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाना। सिंपल ही आ जाता है, व्हाट इज जीडीपी, वेरी शॉर्ट में आ जाता है। तो जब आप जीडीपी लिखते हो तो आपके पास साथ में उसका फॉर्मूला लिखते हो तो सबको लगता है कि यस, इनको इन्होंने पढ़ा हुआ है, इनको ये आता है, ठीक है। तो जीडीपी जब भी पढ़ोगे जीडीपी का फॉर्मूला भी साथ में रिवाइज करना। जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देन डायरेक्ट टैक्स भी है उसमें, ठीक है। ये रहा, नेट एक्सपोर्ट आ गया। इसके तीन मेथड है जीडीपी वगैरह निकालने के। एक एक इनकम मेथड, एक कंजप्शन मेथड, एक एक्सपेंस मेथड। तीन मेथड है इसको निकालने के। देन ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट इन इंडक्टिव इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट जो किसी भी करंट लेवल के नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, जो कि मतलब ऑटोमेटिक है, यानी कि जीडीपी में चेंज आ रहा है तो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करती है उस पर। उन्होंने बोला नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम है, ठीक है, जीडीपी हो गया या एनडीपी हो गया, ये जीएनपी हो गया, ये नेशनल इनकम है। वो ऑटोनोमियस बोल रहे हैं कि ये वाली इन्वेस्टमेंट डिपेंड ही नहीं करती है नेशनल इनकम पे, तो इनकी वजह से इन पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इंडक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है, जो इम्पैक्ट करती है, जो डायरेक्ट चेंज लेके आती है नेशनल इनकम में, जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से डायरेक्ट चेंज आता है इन्वेस्ट नेशनल इनकम में, वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करती है, वो डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये तो इजी है। इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, बिजनेस कॉन्फिडेंस, असेस ऑफ कैपिटल। देन पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए, जिसमें पॉलिटिकल के रिलेटेड होगा। सोशल फैक्टर, जिसमें सोसाइटी के रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी फैक्टर, ये पढ़ के जाना आ सकता है। टेक्नोलॉजी फैक्टर जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इजी भी है, बनाना भी आसान है, और ये जब लिखोगे तो आपको अपने आप कुछ ना कुछ आता रहेगा दिमाग में। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ग्लोबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। क्लियर है? इतना टॉपिक क्लियर है आज? कल आपके डाउट्स ले जाएंगे, ये पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। जिसको जो भी डाउट्स होंगे कल आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है।